हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय नंबर 12 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। सबसे पहले देखो, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि इस अध्याय में हम दो विनाशकारी परिघटनाएं जैसे तड़ित और भूकंप के बारे में चर्चा करेंगे और हम इन परिघटनाओं द्वारा किए जाने वाले विनाश को कम करने के उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं तड़ित। तड़ित क्या होती है? तो देखो कि विद्युत के तार ढीले हो जाने पर उनसे विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होगी, और यह परिघटना उस समय बहुत अधिक होती है जब क्या पवन चलने पर तार हिलते डुलते हैं। आपने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलते देखी होगी। तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी होती है। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं जानते थे, अंततः वे तड़ित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है। अब वास्तव में हम यह जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। चिंगारियां जिनके विषय में यूनानी लोग जानते थे, तो देखो 600 ईसा पूर्व से ही भी पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर एक प्रकार की रॉड को फर से रगड़ते हैं तो बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। आपने यह देखा होगा कि जब आप ऊनी अथवा पॉलिएस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्तुओं को उतारते हैं तो आप चट-चट ध्वनि के साथ चिंगारियां तक देख सकते हैं। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों से उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है, परंतु इस तथ्य के साकार होने में 200 वर्ष लगे। अब हम विद्युत आवेशों के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि वे आकाश में तड़ित से किस प्रकार संबंधित हैं। विद्युत आवेशों की प्रकृति को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करें, परंतु पहले उन खेल को याद कीजिए जिसे आपने कभी खेला होगा। जब आप प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बालों से रगड़ते हो तो कागज के छोटे-छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर सकता है। सबसे पहले रगड़ द्वारा आवेश क्रियाकलाप 12.1। बॉल पेन की खाली रिफिल लीजिए, इसे तेजी से किसी पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़कर इसे कागज के छोटे-छोटे टुकड़ों के समीप लाइए और इतनी सावधानी रखनी कि रिफिल का रगड़ा गया सिरा आपके हाथ अथवा किसी धातु की वस्तु से ना छुए। अपने क्रियाकलाप को छोटी-छोटी सूखी पत्तियों, भूसे, सरसों के दानों के पास दोहराइए। अपने प्रेक्षण को नोट कीजिए। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो यह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तब यह भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया को पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। आइए हम आपकी जानी-अनजानी कुछ अन्य वस्तुओं को आवेशित करने का प्रयास करें। क्रियाकलाप 12.2 सारणी 12.1 में कुछ दी गई वस्तुएं तथा पदार्थ एकत्रित कीजिए। इनमें से प्रत्येक वस्तु को सारणी में दिए अनुसार पदार्थ के साथ रगड़कर आवेशित कीजिए। अपने अनुभव को नोट कीजिए। आप इस सारणी में और अधिक वस्तुएं जोड़ सकते हैं। रगड़ी गई वस्तु, रिफिल, पर्दा जिसके रगड़ा गया कागज के टुकड़ों आकर्षित करते हैं या नहीं, या आवेशित अनावश्यक नहीं। रिफिल को पॉलीथीन या ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा जाता है और फिर उसके द्वारा अगर कागज के टुकड़ों को पास में लेके जाया जाता है तो वो क्या करते हैं, उसे आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार गुब्बारा पॉलीथीन ऊनी वस्त्र के साथ शुष्क बाल के साथ रगड़ते हैं। उसके बाद रबर को ऊन के साथ और स्टील का चम्मच जिसको पॉलीथीन या ऊनी वस्त्र से रगड़ा जाता है। अब देखो आवेशों के प्रकार तथा उनकी अनोन्य क्रिया द्वारा हम अगले क्रियाकलाप के लिए कुछ वस्तुएं सारणी 12.1 में से चुनते हैं। क्रियाकलाप 12.3 ए, तो गुब्बारे लीजिए, गुब्बारों को फुलाइए, इसे इस प्रकार लटकाएं कि एक दूसरे को स्पर्श ना करें और दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। आप क्या देखते हैं, तो हम समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आइए हम इस क्रियाकलाप को पेन के देखा रिफिल के साथ दोहराइए। अब रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए और कांच के गिलास को स्टैंड की भांति उपयोग करते हुए उसे गिलास के रखिए और दूसरी रिफिल को पॉलीथीन से समान आवेश के बीच अनोन्य क्रिया और रगड़िए और इसे आवेशी रिफिल के निकट लाइए। सावधान रहिए कि रिफिल का आवेशी सिरा अपने हाथों से ना छूइए। क्या गिलास में रखे रिफिल पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये दोनों रिफिल एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं? इस क्रियाकलाप में हम ऐसी आवेशित वस्तुओं एक दूसरे के निकट लाए थे जो उसी पदार्थ से बनी थी। यदि भिन्न पदार्थों से बनी दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए तो क्या होगा? आइए पता लगाएं। दूसरा बी, रिफिल को पहले की भांति रगड़कर धीरे धीरे गिलास में रखिए। इस रिफिल के निकट एक फूला हुआ आवेशित गुब्बारा लाइए और प्रेक्षण कीजिए।
अब आइए प्रेक्षणों का सारांश क्या है। तो देखो, एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया, दूर-दूर कर दिया, और एक आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को भी प्रतिकर्षित कर दिया, परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिल को आकर्षित किया। क्या यह इंगित करता है कि गुब्बारों पर आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का है? क्या रिफिल हम यह कह सकते हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं? क्या हम यह भी कह सकते हैं कि सजातीय एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़कर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं, अन्य प्रकार के आवेश को ऋणावेश कहते हैं। याद रखें, यह देखा गया है कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर किस प्रकार का आवेश होना चाहिए? आप यह अनुमान कि प्लास्टिक स्ट्रॉ पर ऋण आवेश होना चाहिए सही है। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, वे स्वयं गति नहीं करते। जब आवेशित गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। आप कक्षा 6 से ही विद्युत धारा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। परिपथ में प्रवाहित होने वाली वह विद्युत धारा जिससे बल्ब चमकता है अथवा तार गर्म हो जाता है और कुछ नहीं, वरन आवेशों का प्रवाह ही है। आवेश का हस्तांतरण, इसके लिए देखो क्रियाकलाप करते हैं। 12.4 मुरब्बे की एक खाली बोतल लीजिए। बोतल के मुंह के साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लीजिए। इसमें एक छिद्र बनाइए जिसमें धातु की पेपर क्लिप घुसाया जा सके। चित्र 12.4 के अनुसार पेपर क्लिप को खोलिए। एल्यूमीनियम की पन्नी को लगभग 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टी काटिए। चित्र में दर्शाए अनुसार इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाइए। गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुसाइए कि यह गत्ते के लंबवत रहे। चित्र 12.4 रिफिल को आवेशित कीजिए तथा इसे पेपर क्लिप के एक सिरे से स्पर्श कराइए। प्रेक्षण कीजिए क्या होता है। क्या पन्नी की पट्टियों पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है अथवा आकर्षित करती है? अब पेपर के क्लिप के सिरे के अन्य आवेशित वस्तुओं को स्पर्श कराइए। क्या हर बार पन्नी की पट्टियां समान रूप से व्यवहार करती हैं? क्या इस उपकरण का उपयोग यह पहचान करने के लिए कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं? क्या आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि पन्नी की पट्टियां एक दूसरे को क्यों प्रतिकर्षित करती हैं? एल्यूमीनियम की पन्नी की पट्टियां पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती हैं। याद रहे कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। इस प्रकार हमें यह ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए। ऐसा करते ही आप पन्नी की पट्टियों में एक परिवर्तन देखेंगे, वे अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती हैं। पन्नी की पट्टियों को आवेशित करने अथवा पेपर क्लिप को स्पर्श करने की क्रिया को दोहराइए। हर बार आप यह देखेंगे कि जैसे कि आप हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं, पन्नी की पट्टियां सिमट जाती हैं। इसका कारण यह है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है। तब तक हम कह सकते हैं कि पन्नी की पट्टियां अनावेशित है। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्कन कहते हैं। विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भवनों में भू संपर्कन की व्यवस्था की जाती है। तड़ित की कहानी। अब रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों के आधार पर तड़ित की व्याख्या करना संभव है। गरजने वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर जाती हैं। इन प्रबल गतियों के भी कारण आवेश का पृथक होता है। एक प्रक्रिया द्वारा जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझ सके हैं, बादलों के ऊपरी किनारों के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं तथा ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेश का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु, जो विद्युत की हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया को दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। अब हमें प्राचीन काल के लोगों की भ्रांति तड़ित से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मूल परिघटना को समझते हैं। वैज्ञानिक हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं, तथापि तड़ित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है, अतः हमें अपने बचाव के लिए उपाय करने आवश्यक है। 12.6 तड़ित से सुरक्षा। तड़ित एवं संजा गर्जन वाले तूफान के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा करें।
सुरक्षित स्थान का पता लगाना। कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी कार या बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर दें और होने पर आप उसके अंदर भी सुरक्षित हैं। तड़ित झंझा के समय क्या करें और क्या ना करें? खुले में खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहाँ कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफी दूरी पर खड़े रहें और जमीन पर ना लेटें, बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें। अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें। इस स्थिति में आप आघात से लघुतम लक्ष्य बन जाएंगे। अब घर के भीतर हो तो तड़ित से बचाव के उपाय क्या है? तो तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों, धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है। क्या आपको याद है कि तड़ित एक विद्युत विसर्जन है? तड़ित झंझा के समय हमें इन्हें छूना नहीं चाहिए। ऐसे समय हमें मोबाइल फोन अथवा बिना डोरी वाले फोन का उपयोग सुरक्षित है, परंतु यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तार युक्त फोन से आपकी बात सुन रहा है। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी और आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्बों, ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है, इनसे कोई हानि नहीं होती। तड़ित चालक तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित से प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई तक दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेशों के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, परंतु तड़ित झंझा के समय इन्हें स्पर्श न करें। भूकंप। आपने अभी तड़ित झंझा तथा तड़ित के विषय में अध्ययन किया है। यह प्राकृतिक परिघटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती हैं। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहे तड़ित झंझा के बारे में चेतावनी दे सकता है। यदि तड़ित झंझा होता है तो इसके साथ सदैव तड़ित तथा चक्रवात भी की संभावना रहती है। अतः इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के लिए उपाय के लिए हमारे पास समय होता है। तथापि एक ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम सभी तक भी विकसित नहीं कर पाए हैं। यह है भूकंप। यह विशाल स्तर पर जनजीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों पर एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। क्रियाकलाप 12.5। आप अपने माता पिता से इस भूकंप द्वारा हुए जनजीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति के बारे में उस समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं से इन भूकंपों द्वारा हुई क्षति को दर्शाने वाले कुछ चित्र एकत्र कीजिए। इन भूकंपों द्वारा लोगों को हुई क्षति से संबंधित संक्षिप्त रिपोर्ट बनाइए। भूकंप क्या होता है? जब यह आता है तो क्या होता है? इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे। भूकंप क्या होता है? भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूपट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं, प्राय इनको नोटिस नहीं किया जाता। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। ये भवनों, पुलों और बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था और महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। क्रियाकलाप 12.6। संचार का एक रेखा मानचित्र लीजिए। भारत में पूर्वी तटीय तथा अंडमान निकोबार महाद्वीपों की स्थिति ज्ञात कीजिए और हिंद महासागर के चारों ओर उन अन्य देशों को मानचित्र पर अंकित कीजिए जिन्हें सुनामी से क्षति पहुंची थी। अपने माता पिता अथवा परिवार के अन्य बड़े बूढ़ों अथवा पास पड़ोस से भारत में सुनामी के कारण हुए नुकसान की जानकारी एकत्र कीजिए। भूकंप का क्या कारण है? तो प्राचीन काल में लोग भूकंप को आने का सही कारण नहीं जानते थे, अतः उनकी धारणा मनगढ़ंत कथाओं जैसे बूझों की दादी ने सुनाई थी कि द्वारा व्यक्त की जाती थी। संचार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कथाएं प्रचलित थी। पृथ्वी के अंदर भूकंप के क्या कारण हो सकते हैं? तो अब हम यह जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंदन होते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपट्टी कहते हैं। पृथ्वी की संरचना में सबसे ऊपरी भाग जिस पे वायुमंडल है उसे भूपट्टी, उसके अंदर का भाग प्रावार, उसके अंदर का भाग बाह्य कोड और आंतरिक भाग आंतरिक कोड
कहते हैं। अब देखो पृथ्वी यह परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती हैं। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। चित्र 12.11 तो इसके कारण भूपटल में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। टकराती प्लेटें, रगड़ती प्लेटें, पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ। यदि वैज्ञानिक भूकंप के बारे में इतना अधिक जानते हैं तो क्या वे आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकते हैं? यद्यपि हम भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि अभी तक यह संभव नहीं हो सका है कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सके। पृथ्वी पर भूस्पंदन ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण होता है। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। अंततः जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल होती हैं, वह भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपीय क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के अति भूकंप आंशिक क्षेत्र भूकंप कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ कारण राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान है। दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिक्टर पैमाना 7 से अधिक होता है। भुज कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिणाम 7.1 से अधिक 7.5 से अधिक था। विज्ञान में अन्य बहुत से पैमानों को भांति डेसिबल एक अन्य उदाहरण है। रिक्टर पैमाना रैखिक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इस पैमाने पर 6 परिणाम के भूकंप की अति क्षतिनाशी ऊर्जा 4 परिणाम के भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुनी अधिक नहीं है। वास्तव में परिणाम में 2 की वृद्धि का अर्थ 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा है। इसलिए 6 परिणाम के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिणाम के भूकंप की तुलना में 1000 गुनी होती है। भूकंप से बचाव के उपाय में उपरोक्त चर्चा से हमें यह भी सीखा कि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हमने यह भी देखा कि भूकंप अत्यंत विनाशकारी हो सकते हैं। अंततः यह आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। भूकंपीय क्षेत्रों जहां पर भूकंप आने की अधिक आशंका होती है, में रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना होता है। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंपों के झटकों को सह सके। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसे संभव बना सकती है। उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हो ताकि वे भूकंप निरापद हो। किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर से परामर्श कीजिए कि अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होती। अलमारियों इत्यादि को दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है, जिससे कि वे आसानी से न गिरे। दीवार, घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक, गीजर आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर न गिरे। क्योंकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों, विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की है। भूकंप के झटकों लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय। यदि आप घर में हो तो सबसे पहले किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहें। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती है। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाइए। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर न निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे-धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे। भूस्खलन के समाप्त होने से पहले बाहर न निकलें। आइए इस पाठ से हमने क्या सीखा, तो सबसे पहले कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। रगड़ द्वारा उत्पन्न किसी आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं इसकी पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की क्रिया को भूसंपर्कण कहते हैं। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। तड़ित आघात जीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर सकता है। तड़ित चालक भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचा सकता है। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। भूपट्टी से भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण कंपन होता है। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं है। पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर
भूकंप आने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। इन क्षेत्रों को भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप रिक्टर पैमाने पर की जाती है। रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक माप वाले भूकंप जीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति कर सकते हैं। हमें भूकंपों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 12 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं समाप्त हो गई है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसके अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।